अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, सवाल जवाब के सिलसिले में आपको खुश आमदीद। पहला जो सवाल है वो अमान चन्ना साहब की तरफ से। उन्होंने ये पूछा है कि फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर को फुली वो वैक्सीनेटेड है, वो तो प्रोटेक्टेड है, वो अपना क्लिनिक करता है, उसके क्लिनिक में मरीज़ आते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे कोई और शख्स आ जाता है जिसको कोरोना है, तो जो बाकी लोग मरीज़ जो हैं वो क्लिनिक में बैठे होंगे, तो क्या उनको वो अपने कपड़ों के ज़रिए इस वायरस को अपने घरों में लेके जा सकते हैं? देखें अमान साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ कि वो लोग जो मरीज़ों के तौर पे क्लिनिक में या मरीज़ों के साथ वाले क्लिनिक में आते हैं और वहाँ पे बदकिस्मती से कोई ऐसा मरीज़ भी है कि जिसको कोरोना हुआ है, तो वो वहाँ पे अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, अपनी हिफाजत नहीं की हुई, तो फिर इस चीज़ के चांसेस हैं कि उनको ये मुंतकिल हो सकता है। लेकिन पार्ट टू ये है कि कपड़ों के ज़रिए जो मुंतकली है वायरस की, वो तकरीबन अब ना होने के बराबर है। इसमें अब दुनिया बात नहीं करती, वो कहते हैं कि कपड़ों के ज़रिए वायरस मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग जो उस क्लिनिक में बहैसियत मरीज़ के गए हों डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो कि प्रोटेक्टेड है जैसे कि आपने बताया, तो अगर वो एसओपीज़ को फॉलो करते हैं कि वो मास्क पहनते हैं, वो फिजिकल डिस्टेंस को बरकरार रखते हैं और वहाँ से निकलते हुए सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, या घर पहुँचते ही या अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अपने मुंह को टच करने से पहले 20 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोते हैं, तो तकरीबन इस चीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं कि वायरस उनको मुंतकिल होगा। और आखिरी बात, वो जगह जहां पे इतने लोग हों, जहां पे आप 6 फीट जो है या 2 मीटर जो है उसका फासला बरकरार नहीं रख सकते, तो वहां पे कोशिश करें कि आपने अच्छे वाला मास्क पहना हो। अगर आपको N95 मिल जाए तो वो बेहतरीन है, क्योंकि मास्क की सबसे ज्यादा अहमियत इंडोर जैसे क्लिनिक है वहां पे है, जहां पे लोग आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग या आपस का फासला बरकरार नहीं रख पाते। अगला जो सवाल है वो है एनिमल एंड विलेज लाइफ। तो उन्होंने पूछा है कि पुलिस जो है उसको क्यों नहीं वैक्सीन लग रही। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं कि कोई भी पेंडेमिक, यानी कोरोना की कह लें या कोई भी, और यहाँ पे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उस पर जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ ग्रुप हैं कि जिनको आपको फौरी तौर पर वैक्सीन लगानी चाहिए। एक तो वो अमला जो हस्पतालों में काम करता है, आर्मी, पुलिस, स्कूल टीचर्स और वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है। इनको आप जितना जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे तो उतनी जल्दी कोशिश होगी, उतनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा कि आप ये पूरी पेंडेमिक पे काबू डाल लेंगे। अगर आप गौर करें, आर्मी का जाहिर है कि हमें डाटा नहीं आता और नहीं भी आना भी नहीं चाहिए, जाहिर है उनका एक अपना एक ऐसा इदारा होता है कि जो डाटा शेयर नहीं करता और नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन डॉक्टरों की तरह अगर आप अंदाजा करें कि पुलिस जो है उसमें भी बहुत सारी अमवात हुई हैं, क्योंकि उनकी जॉब की नेचर ऐसी है कि उनको पब्लिकली डील करना पड़ता है, जो सेहत का अमला होता है उसकी तरह। जो टीचर्स हैं उनके अंदर अगर आपको ये अमवात या खुदा न खास्ता ये बीमारी की कॉम्प्लिकेशन कम नजर आती हैं, तो उसकी एक ही वजह है कि उनकी जो वो पब्लिक डीलिंग है उसको रोक दिया गया था, उसको ब्रेक किया गया था, जो अब 7 जून से दोबारा शुरू हो रहा है। तो इसलिए आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि जो तिब्बी अमला है उसी की तरह पुलिस वालों को और आर्मी वालों को उसी वक्त में वैक्सीन लगनी चाहिए जब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लग रही है, उनको कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। अगला जो सवाल है वो एजाज सईद साहब की तरफ से है। अगरचे मैं इसका जवाब उनको दे चुका हूं वहां पे भी जो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़रूरी था जल्दी जवाब देना, लेकिन सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं ये सवाल और जवाब, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मदद दे सकता है। उनकी उम्र है 70 साल और उनकी बेगम की उम्र है 65 साल। उनको आज एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है, जिसके बाद से उनको कमज़ोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो पूछना चाहते थे कि क्या किया जाए। मैंने उनको भी यही बताया है, मैं आप दोस्तों को भी यही बताऊंगा कि कोई भी जब आपको वैक्सीन लगती है, पहले 3 से 4 दिन आपके इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, आपके जिस्म में दर्द हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है, लेकिन ये सब नॉर्मल है। तो कोशिश ये करें कि मुकम्मल आराम करें, पानी ज़्यादा पिएं, और अगर आपको जिस्म में दर्द या बुखार या जगह जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होता है, तो फिर आप पैरासीटामोल की गोली लें 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के बाद ये मसला हल हो जाता है। सईद साहब, आपकी कैटेगरी जो है एज की, वो इंशाल्लाह सेफ जोन में है, लेकिन वो लोग जो 60 साल से कम उम्र के हैं, वो 5 दिन से लेकर 28 दिन तक मजीद नज़र रखें कुछ अलामात पे। वो अलामात क्या हैं? सर में शिद्दत का दर्द होना, मुसलसल दर्द होना, उल्टियों का आना, पेट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, और जिस टांगों में दर्द होना बहुत ज़्यादा, बाजों और टांगों में कमज़ोरी का हो जाना, किसी एक हिस्से का काम ना कर पाना, चक्कर आना, आंखों की बेनाई जो है उसमें ब्लरिंग यानी धुंधलाहट का आना,
और बाज़ औक़ात चीज़ों का समझ ना आना। तो ऐसी कोई अलामत अगर आपको होती है 5 दिनों से लेकर वैक्सीन लगने के बाद 28 दिनों तक, खासतौर पर एस्ट्राज़ेनेका, तो आपने अपने करीब तरीन डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करना है या करीब तरीन अस्पताल से, और वहाँ जाके मशवरा लेना है। लेकिन सही साहब, आप और आपकी मिसेस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएँ, तो इंशाल्लाह आप ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, तो ज़रूर आप पैरासीटामोल लें। अगला जो सवाल है वो राशिद महमूद साहब की तरफ से है, जो मुझे उनके मैसेज की समझ आई है। शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आएँ तो क्या वो यहाँ के वैक्सीन लगवाएं या वहाँ से आते हुए वैक्सीन लगवा लें। राशिद महमूद, मेरा इस बारे में बिल्कुल मैं इस बारे में अब 100% कन्फर्म हो चुकी है ये बात कि आपने वो वैक्सीन लगवानी है जो सबसे पहले आपको मिल जाए लगवाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि जहां पे एक वैक्सीन अगर एक कंपनी की लगी है तो दूसरी जब आपको मौका मिलता है तो किसी भी और कंपनी की लगवा सकते हैं, उससे फायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आपको कहीं पे कोई वैक्सीन ऑफर होती है तो अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई एलर्जी नहीं है, कोई आप उस एज में नहीं आते हैं कि आपको एस्ट्राज़ेनेका से क्लॉटिंग हो सकती है, तो उसके अलावा आप कोशिश करें कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई वैक्सीन, चाहे वो पाकिस्तान आते हुए लगाते हैं वहां से लगवा लें, दूसरी डोज यहाँ पे आके किसी भी कंपनी की लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान से जाने लगे तो वैक्सीन लगवा लें, ताकि वहां पे जाके दूसरी वैक्सीन जब भी आपको ऑफर होगी तो आप लगवा सकते हैं। सिवाय इन प्रॉब्लम्स के कि जैसे सऊदीया में जाने के लिए या कुछ मुल्कों में जाने के लिए आप चाइनीज वैक्सीन को वो कबूल नहीं करते, चाइना वाले अपने मुल्क में आने वाले लोगों में बाकी को कबूल नहीं करते, जो सारा एक गलत डर्टी पॉलिटिक्स, एक बिल्कुल एक ऐसा फैसला है जो सियासत पे मबनी है। उसके अलावा जहां पे आपको मौका मिलता है किसी वैक्सीन को लगवाने का तो वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। ये सब वैक्सीन सेफ हैं, महफूज हैं, सिवाय जैसे हम एस्ट्राज़ेनेका की अक्सर बात करते रहते हैं। आज का जो आखिरी सवाल है वो है फायजा मोइन साहिबा की तरफ से। अगरचे मेरा कोशिश होती है कि मैं एक दिन में 5 जो सवाल हैं उनके जवाब दूं, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम था, अगरचे इसके कोरोना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी एक मुलाजमा है, उस मुलाजमा का 4 महीने का बच्चा है जिसके दिल में सुराख है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या सरकारी अस्पताल कौन से हैं जहाँ पे वो इलाज करवा सकती हैं उस बच्चे का, और अगर प्राइवेटली करवाएं तो क्या खर्चा होगा। फायजा, क्योंकि आपने ये तो नहीं बताया कि आप किस शहर से हैं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि मैं अज्यूम करता हूं कि आप लाहौर से हैं। जो बच्चों के दिल में सुराख होता है, दरअसल दिल के 4 चैम्बर हैं, 2 छोटे हैं जिसको हम एट्रिया कहते हैं दोनों को मिला के, और 2 बड़े हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। बाज़ का दोनों एट्रिया जो हैं उनकी आपस की दीवार में सुराख होता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और बाज़ का नीचे की जो बड़े चैम्बर होते हैं उनकी जो दीवार में होता है सुराख, तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों सूरतों में इसको बंद करना या रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अगर आप लाहौर से हैं तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो इस बच्चे के लिए कोई डेट फिक्स करेंगे कि कब वो सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट का है, प्राइवेट में बहुत सारे इदारे हैं, ज़ाहिर है मैं ऐसे चैनल पे बैठ के उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आम तौर पे 5 से 10 लाख की जो है वो खर्चा होता है, जो कि इसकी सर्जरी के लिए कम से कम ये इतना पैसे ज़रूर लग जाते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि जो सरकारी इदारे हैं वो उतने ही ज़्यादा महफूज और अच्छे हैं जितने कोई प्राइवेट हो सकते हैं। सिर्फ टाइम का एक वजह होती है कि लोग टाइम की वजह से कि ये 2 से 3 महीने का अगर टाइम देते हैं या 6 महीने का टाइम देते हैं तो लोग उस चीज़ से डरते हुए प्राइवेट में जाते हैं। बाकी ये कि इस बच्चे का जितनी जल्दी हो तो इसको जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसको हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको दिखाना चाहिए, और जो कार्डियक सर्जन होंगे उनके डिपार्टमेंट के, वो ज़रूर ये फैसला करेंगे कि कब इस बच्चे का ऑपरेट हो सकता है। तो और हमारे जो माशरे में जितने भी वो लोग जो मुखैर जिसको हम कहते हैं, या जिनके पास अल्लाह ने ज़्यादा उनको पैसा दिया है, उनको चाहिए कि वो इसी तरह के जेन्युइन केसेस को ज़रूर मदद करें, जब तक कि हमारी जो रियासत है या हमारी जो लोग हैं जो हुकूमत को चलाते हैं उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं आ जाती कि वो तालीम और जो सेहत है वो पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर है गरीब है, और हर बड़े के लिए चाहे वो अमीर है गरीब है, वो 100% फ्री नहीं कर देते। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवालात और ये थे उनके कुछ जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।